हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो टॉपिक है ना वो हम लोग का क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 है। ठीक है ना, चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और डियर, आज का चैप्टर क्लास जो है ये चैप्टर 2 है ग्लोब पे। ठीक है, तो अक्षांश और देशांतर। देखिए ये चैप्टर जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कन्फ्यूज़न भी है। तो यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है एक एक स्टेटमेंट को देखिएगा, क्योंकि डियर अभी जो है ना एग्ज़ाम जो है काफ़ी टफ हो गया है, क्योंकि अब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। इसलिए जो एनसीईआरटी की एक एक लाइन जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये सिर्फ सिटेट के लिए नहीं, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग अभी से अच्छे से पढ़ते हैं ताकि सिटेट भी क्लियर हो जाए और आगे एग्जामिनेशन के लिए भी ये हेल्पफुल हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए डियर, यहाँ पे हम लोग को ग्लोब के बारे में जानना है। ग्लोब आखिर है क्या। तो ग्लोब जो है ना ये पृथ्वी का एक लघु रूप है। लघु रूप मतलब क्या होता है, एक छोटा सा है। ठीक है ना, छोटा सा रूप है कि वाकई में ये जो पृथ्वी कैसा दिखता है तो वैसे ही ग्लोब भी आपका दिखता है। तो ये एक तरह का लघु रूप हम लोग बोल सकते हैं इसको। देखिए ये जो ग्लोब होता है ना, तो डियर ये जो ग्लोब है ना ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि बड़े होते हैं, छोटे हो सकते हैं, या आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे आप ले जा सकते हैं। ये पैकेट में भी आप इसको रख सकते हैं, या इसको आप जैसे कि आप गुब्बारे फुलाते हैं ना वैसे भी इसको फुलाया जा सकता है। ठीक है, यानी इसमें हवा जो है भरा जा सकता है। इस तरीके से इसको बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह हम लोग जो है ले जा सकते हैं। ठीक है, तो डियर इसमें ये जो ग्लोब है ना ये स्थिर नहीं होता है। ठीक है, इसे जो है हम लोग उसी प्रकार घुमाते हैं जैसे कि कुम्हार जो रहता है ना तब पहिया को घुमाता है ना, उसी प्रकार जो है ये भी घूमता है। देखिए ग्लोब पर जो देश होते हैं, महाद्वीप होते हैं, महासागर होते हैं ना, उनके जो सही आकार में जो है दिखाया जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी के समान जो है किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं का संदर्भ की। देखिए क्या बोल रहा ना कि जैसे पृथ्वी पे अगर हम बोलते हैं कि किसी बिंदु को कि देखो ये इस जगह है, तो ये थोड़ा सा ना किसी भी जगह का किसी भी जगह का उसका जो एक्चुअल स्थान रहता है ना वो बताना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ पे ना किसी रेखा को हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल, लैटिट्यूडनल, ये जो रेखा होता है ना जिसको भी यहाँ पे हम लोग देशांतर और ये पढ़ेंगे, तो इन रेखाओं का यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखो यहाँ पे जो है एक पेडालॉजी क्वेश्चन है, पेडालॉजी टर्म में कि यहाँ पे है आओ कुछ करके सीखे। देखिएगा ये आपका पेडालॉजी टर्म्स कैसे हैं, क्योंकि ये जो है ना आपका जैसे कि किसी भी पेडालॉजी के लिए इम्पोर्टेंट है कि जब कभी भी आपको ऑप्शन में ऐसा कुछ ऑप्शन में दिखने को मिल जाए कि आओ करके सीखे, अभ्यास के थ्रू सीखो, या रियल लाइफ से जोड़ के सीखो, कुछ करके देखो। ठीक है, तो इस तरीके का टर्म्स जो रहता है ना हमेशा सही होता है। ठीक है, वो कभी भी गलत नहीं होगा, हमेशा सही होगा। आप आँख बंद करके इसे जो टिक कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सही पूछा है या गलत पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए अगर हम लोग जो रुई बुनते स्वेटर बुनते हैं ना डेर, तो वहाँ पे जो कांटा होता है ना, देखे होंगे कांटा इस तरीके का होता है। तो इस कांटा पे ना अगर हम लोग एक आलू डाल देते हैं फिर उसको घुमाते हैं तो ये भी किसका जैसा हो जाएगा, एक ग्लोब का जैसा हो जाएगा। ठीक है, यही यहाँ पे आपको बताया है। तो ये एक प्रैक्टिकली बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पे बोला आओ कुछ करके सीखे। तो ये क्या हो गया, एक पेडालॉजी टर्म हो गया। ठीक है, तो देखिए आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थिर होती है जिसे अंश कहा जाता है। तो देखिए अंश किससे कहा जाता है, जो है आपका एक सुई जो रहता है ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में होती है उसे हम लोग कहते हैं अंश कहते हैं। तो ग्लोब पे ना दो बिंदु जिससे होकर सुई जो है गुजरती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर कहते हैं और दक्षिण ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव कहते हैं। जैसे ये यहाँ पे ये एक बिंदु, यहाँ पे कांटा रहेगा तो यहाँ पे उत्तर ध्रुव कहेंगे, इसको दक्षिण ध्रुव कहेंगे। ठीक है, तो ग्लोब को इस सुई के चारों ओर जो है पृथ्वी की भांति जो है हम लोग पश्चिम से पूर्व की ओर जो है घुमाते हैं। देख लीजिए किस ओर घुमाते हैं, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाते हैं, याद रखिएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन डियर ये जो पृथ्वी होती है ना उसमें किसी तरह का सुई नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि वो तो क्या होता है ना अपने ही अक्ष पर चारों ओर घूमता है। ये तो बस आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा है कि देखो ये ग्लोब को एक सुई लगा दिया और ये सुई किस जो है आपका पश्चिम से पूर्व की ओर जो घूमता है। लेकिन वास्तव में जो पृथ्वी है उसमें ऐसा कोई सुई नहीं होता है, वो अपने आप जो है अपने अक्ष पर चारों ओर घूमता है। ठीक है,
याद रखिएगा। तो ये जो है ना एक तरह का काल्पनिक रेखा है। तो देखिए एक अन्य काल्पनिक रेखा है जो कि ग्लोब को जो है दो भागों में बांटती है। जैसे कि अगर हम लोग एक सर्कल लेते हैं, सर्कल में एक डायमीटर हो गया, ठीक है। डायमीटर क्या करेगा, ये सर्कल को जो है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इसी तरह एक काल्पनिक रेखा है जो कि ग्लोब को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में बांटता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग विषुवत वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं। तो जैसे कि इस विषुवत वृत्त के ऊपर यानी उत्तर में जो रहता है ना, ठीक है, उसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और दक्षिण तरफ जो रहेगा उसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये आधा भाग जो हो गया उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये आधा भाग जो हो गया ये आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ठीक है। तो विषुवत वृत्त जो है डियर आज मेरा गला ठीक नहीं है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा आवाज़ के साथ, तो डियर प्लीज़ आप थोड़ा आवाज़ के साथ मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए ये जो विषुवत वृत्त हो गया, जैसे कि अगर हम लोग सर्कल में डायमीटर की बात करें, तो इसी तरह ये जो विषुवत वृत्त है ये पृथ्वी पर ना एक तरह का काल्पनिक वृत्त बनाती है। और यही जो रहता है ना, जो कि पृथ्वी पर जो विभिन्न स्थान होता है उसकी स्थिति को बताने में ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थिति जो है सभी समांतर वृत्तों को आशांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा अंश में मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विषुवत वृत्त जो है शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, जो कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। देख लीजिए यहाँ पे एक एक लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है डियर, क्योंकि एक बार आप पढ़ लीजिएगा ना तो इससे आपको पता चल जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। और जब पढ़िएगा ना तो लगेगा कि हर चीज़ कुछ छूट ना जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आपको निकल ही जाता है, ठीक है। तो विषुवत वृत्त जो है शून्य अंश आकाश से लेकर यानी 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, ठीक है। और चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ जो रहते हैं ध्रुवों के बीच की दूरी जो है पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। 1/4 मतलब क्या हो गया, अगर पूरा हो गया 360 डिग्री तो वो क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश किसको दर्शाएगा, तो दक्षिणी ध्रुव को दर्शाएगा। तो याद रखिएगा आपका ये जो उत्तर ध्रुव है वो कितना रहता है 90 डिग्री का रहेगा, और दक्षिण ध्रुव कितना का रहेगा, वो आपका 90 डिग्री का रहता है। तो इस प्रकार जो विषुवत वृत्त के उत्तर की जितना भी रेखाएं हैं, मतलब कि ये उत्तर में ये आपको जितनी भी रेखाएं दिखाता है ना, इसको हम लोग उत्तरी अक्षांश कहते हैं। और इधर जो रेखाएं रहता है ना इसको हम लोग दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। तो समझ में आ गया कि दक्षिणी अक्षांश क्या होता है, ये क्या, और उत्तरी अक्षांश क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आप स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश, देखिए पहले जो है ना उसमें हम लोग कैसे डायरेक्शन देखते थे, तो आपको पता होगा ना ध्रुव तारा को देखकर हम लोग क्या कहते थे, डायरेक्शन पहले लोग देखते थे, दिशा देखते थे। तो इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मन के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर का दक्षिण उत्तर या दक्षिण भी लिखते हैं। जैसे अगर उत्तर है ना तो हम लोग क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे, और अगर दक्षिण है ना तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, द लिखेंगे। यहाँ पे एक लोकेशन बताया गया है, जैसे कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर, याद रखिएगा, एवं ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील में दक्षिण अफ्रीका में एक बेलो हॉरिजॉन्ट है, बेलो हॉरिजॉन्ट, ये जो रहता है ना दोनों एक ही अंश पे है, दोनों एक ही डिग्री पे है इसका मतलब। जैसे कि लेकिन चंद्रपुर जो है ये विषुवत वृत्त के 20 डिग्री उत्तर, यानी ये आपका 20 डिग्री उत्तर पे है। और ये जो आपका बेलो हॉरिजेंट जो है, बेलो हॉरिजेंट ये 20 उत्तर जो है आपका दक्षिण में स्थित है, दोनों एक ही अंश पे है, लेकिन ये 20 डिग्री उत्तर की ओर है और ये 20 डिग्री दक्षिण की ओर है। इसलिए हम लोग चंद्रपुर को क्या करते हैं, 20 डिग्री चंद्रपुर को इस तरीके से हम लोग जो है डिनोट कर सकते हैं, अक्षांश चंद्रपुर, ठीक है। और जो ये आपका बेलो हॉरिजॉन्ट है उसको 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश से हम लोग जो है डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो है महत्वपूर्ण अक्षांश के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आपका विषुवत वृत्त कितने डिग्री का रहता है, याद रखिएगा 0 डिग्री का होता है। जैसे कि अगर सर्कल में जो डायमीटर बोल रहा है, ठीक है, तो इसमें जो है आपका विषुवत वृत्त जो रहता है 0 डिग्री का होता है, और उत्तर ध्रुव जो रहता है 90 डिग्री का होता है, तथा दक्षिण ध्रुव कितना रहता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त जो है ना हम लोग के पास और 4 रेखाएं हैं, यानी अक्षांश से समानताएं समानांतर रेखाएं हैं, ठीक है। जैसे कि आपका उत्तरी गोलार्ध में क्या है, आपका
कर्क रेखा है, जो कि इतना 23.5 डिग्री पे है, 23.5 डिग्री पे है उत्तर। और दक्षिणी गोलार्ध में आपका मकर रेखा है, जो कि 23.5 डिग्री पे 23.5 डिग्री पे है दक्षिण। और विषुवत वृत्त की जो आपका 66.5 डिग्री उत्तर में है, उसको हम लोग उत्तर ध्रुव कहते हैं। और जो रेखा जो है आपके दक्षिण की ओर है 66.5 डिग्री, उसको हम लोग दक्षिण ध्रुव कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये जो है आपका ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। ये जो आपका कर्क रेखा है ये आपका मकर रेखा है। तो याद रखिएगा कर्क रेखा क्या होता है, मकर रेखा क्या होता है, इसकी डिग्री कितना होती है, तो 23.5 डिग्री होती है। ये उत्तर की ओर रहता है, इसलिए इसको हम लोग उससे डिनोट करेंगे। और ये जो रहेगा आपके नीचे की ओर रहता है आपका मकर रेखा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दक्षिण से डिनोट करते हैं। अगर इसी तरह उत्तर ध्रुव की बात करें तो ये 66.5 डिग्री रहता है, और इसको हम लोग उत्तर की उससे डिनोट करेंगे। और इसको हम लोग 66.5 जो है 10 से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग डियर क्या क्या है। देखिए हम लोग जो भी पढ़ेंगे ना थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, आप जो भी पढ़िए अच्छे से पढ़िए। अभी हम लोग के पास काफ़ी टाइम है और हम लोग बहुत जल्द कर लेंगे। ऐसे क्लास 6 का जो आपका हिस्ट्री है ना वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हिस्ट्री पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ज्योग्राफी का एक लेसन हो चुका है, दूसरा लेसन जो है कंप्लीट, मतलब 1-2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है डियर। तो अगर आप चैनल में नए हैं और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इससे आगे का जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो चैप्टर है हम लोग का, ये है क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। और डियर इसमें का एक एक लाइन जो है ना ये इम्पॉर्टेंट है, और ये सिर्फ सिटेट के लिए नहीं, किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ये चैप्टर। और इसमें समझने के लिए बहुत इसकी एक एक लाइन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। तो डियर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डियर जैसे कि इसका जो है ना हम लोग 2 क्लास ले चुके हैं, 3rd क्लास है, यानी आज लास्ट क्लास है। तो चलिए हम लोग देखते हैं जहाँ तक हम लोग कंप्लीट किए। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, ये जो रहता है ना इसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, अक्षांश कहते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट को इसको हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, ये जो विषुवत वृत्त होता है ना, ये क्या करता है, ये इसको 2 इक्वल पार्ट में बांटता है, किसको, अर्थ को। एक होता है आपका उत्तर ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव। देखिए उत्तर जो इसके ऊपर दक्षिण की तरफ रहेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी अक्षांश कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, दक्षिणी अक्षांश कहते हैं, ठीक है। तो ये विषुवत वृत्त क्या हो गया, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग कर चुके हैं पूरा, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखिए ये जो लॉन्गिट्यूड है इसको हम लोग देशांतर कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग देशांतर के कहते हैं, और इसके बारे में भी पूरा डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पे एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको आप फिर से देख लीजिएगा कि इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। देख लीजिएगा, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो प्रमुख यामोयंतर तथा 180 यामोयंतर मिलकर पृथ्वी के 2 समान भागों में, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, जैसे विषुवत वृत्त जो था ना ये आपका पृथ्वी को 2 समान भाग में बांट रहा था। एक था तुम्हारा आपका उत्तरी गोलार्ध था और एक आपका था दक्षिणी गोलार्ध था। इसी तरह से ये जो है आपका एक दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जिसको हम लोग एक पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं, एक पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं आपका देशांतर और समय के बारे में। देखिए समय को मापने का सबसे अच्छा साधन जो रहता है ना, ये पृथ्वी रहता है और चंद्रमा रहता है, ठीक है। और ग्रहों की गति रहता है, तो ये बात का ध्यान दीजिएगा। क्योंकि ना सूर्योदय और सूर्यास्त जो रहता है वो हमेशा होता है, यानी प्रतिदिन होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज हो रहा है कल नहीं होगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो अतः स्वाभाविक ही है कि ये पूरे विश्व में समय निर्धारण का, इसलिए क्या होता है ना, ये पूरे विश्व में क्या होता है, समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन होता है। क्योंकि आपका सूरज भी जो रहता है
समय के साथ उगता है और समय के साथ ढलता है, इसलिए। तो स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई में लगाया जाता है। तो देख लीजिए कि हम लोग स्थानीय समय का अनुमान कब लगाते हैं, तो सूर्य के द्वारा जो परछाई बनता है ना, उससे लगाते हैं। देखिए दोपहर में जो रहता है सबसे छोटी ए होता है, और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय क्या होता है, सबसे लंबी होती है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोंतर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोंतर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। देखिए ग्रीनिच क्या है, ग्रीनिच बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, पर स्थित प्रमुख यामोंतर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर रहेगा ना, उसमें यामोंतर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगा, दोपहर होगा। हम थोड़ा सा आपको ग्रीनिच के बारे में बता दे रहे हैं, क्योंकि ये जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है। ग्रीनिच कहाँ था, ग्रीनिच? एक मिनट रुकिएगा डियर। देखिए यहाँ पे आप देखिए ग्रीनिच के बारे में, ठीक है। यहाँ पे ग्रीनिच का जिक्र किया गया है। क्या होता है ना, ये जो लॉन्गिट्यूड होती है ना, ये आपका इक्वल पार्ट का रहता है, यानी सबका लेंथ जो रहता है ना, सेम रहता है। इसलिए इसको ना क्या कहते हैं, गिनना जो रहता है ना, टिपिक बहुत दिक्कत होता है, यानी इसको गिना नहीं जा सकता है। इसलिए क्या होता है ना कि देखिए यहाँ पे कि रेखाओं में भिन्न सभी देशांतर योगांतर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में इसको हम लोग जो है गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। इसको गिनना कठिन होता है, इसीलिए सभी देश क्या किए, निश्चय किए कि ग्रीनिच जो है, जहाँ ब्रिटिश राजकीय योगशाला वेधशाला है, देख लीजिए क्या है, राजकीय वेधशाला ब्रिटिश का, से गुजरने वाली यामांतर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाएगी, ठीक है। यानी आपका ग्रीनिच से क्या है, आपका यामांतर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती जो है शुरू की जाएगी, और इस यामांतर को प्रमुख यामांतर कहते हैं। यानी ग्रीनिच से जो यामांतर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रमुख यामांतर कहते हैं। इसका मान जो रहता है 0 डिग्री देशांतर है, तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। और प्रमुख यामांतर तथा 180 डिग्री यामांतर मिलकर जो है पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है। एक हो गया पूर्वी गोलार्ध, एक हो गया पश्चिमी गोलार्ध। तो ग्रीनिच समझ में आ गया। ग्रीनिच कहाँ है, तो ब्रिटिश, यहाँ पे ब्रिटिश राजकीय आपका वेधशाला है, और यहाँ पे जो है हम लोग यामांतर की गणना शुरू करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि लॉन्गिट्यूड जो रहता है आपका देशांतर, वो उसकी लंबाई जो रहता है सेम रहता है, इसीलिए उसको हम लोग संख्याओं में उसकी संख्या को गिनना जो रहता है कठिन होता है, इसलिए हम लोग किसका सहायता लेते हैं, तो आपका ग्रीनिच का सहायता लेते हैं। यहाँ पे सारा देश जो है मिलके ये निर्णय लिया था कि यहीं से जो है हम लोग देशांतर को गिनना शुरू करेंगे, जहाँ से 0 डिग्री आपका पूर्व पश्चिम और क्या कहते हैं दक्षिण की ओर लोग गिनना शुरू करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ग्रीनिच के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आइए अब, ठीक है। तो चूंकि पृथ्वी जो रहता है ना पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, तो देख सकते हैं आप इस चैप्टर का एक एक लाइन जो रहता है कैसे इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एक बार अच्छे से समझ जाइएगा ना, तो फिर आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा, ठीक है। तो डियर, चूँकि पृथ्वी देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वह स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय जो रहता है ग्रीनिच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। देखिए पृथ्वी जो रहता है ना पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, किससे, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसलिए ग्रीनिच के पूर्व में जो है ना उसका समय जो रहता है ग्रीनिच के समय से आगे रहेगा। यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है, इसलिए क्या होता है कि ग्रीनिच के पूर्व में, ठीक है, पूर्व में बोल रहा है, उसका समय जो रहता है ग्रीनिच के समय से आगे रहता है, और पश्चिम का जो समय रहेगा वो ग्रीनिच के समय से पीछे रहेगा। क्लियर है।
अब देखिए क्या बोल रहा है, समय के अंतर के दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। देखिए पृथ्वी जो है ना लगभग एक दिन में जो है 24 घंटे पे अपना 360 डिग्री घूमता है, क्योंकि ये ठीक है कितना है इसका 360 डिग्री घूमता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक घंटे में वो 15 डिग्री और 4 मिनट में कितना घूमेगा, तो 15 से 4 को इंटू कर दीजिए, कितना हो जाएगा 60 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए एक घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमता है। 4 मिनट में कितना घूमता है, 1 डिग्री घूमता है। तो इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजता है ना, यानी ग्रीनिच में दोपहर का 12 बजता है, तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में कितना समय होगा, तो 15 इंटू 4 कर दीजिए 60 मिनट हो जाएगा। और ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, तो डियर इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे 60 मिनट होगा। ठीक है, और ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे अर्थात वहाँ दोपहर का कितना बजा, 1 बज रहा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय, ठीक है, ये पश्चिम का समय बोल रहा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 घंटा पीछे होगा। ठीक है, तो वहाँ सुबह कितना बजेगा, 11 बजेगा। तो इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय कितना रहेगा, 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगा। इसका मतलब याद रखिएगा कि ग्रीनिच पर जब दोपहर 12 बजेगा, ठीक है, 12 बजे का टाइम में उस समय क्या होगा, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। ठीक है, मध्य रात्रि होगी। तो किसी भी स्थान पर जब सूर्य जो रहता है आकाश में यानी अपना उच्चतम बिंदु पर होता है, तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के कितना बजता है, 12 बजता है। इस प्रकार घड़ी की द्वारा दिखाया जाया समय जो रहता है उस स्थान का स्थानीय समय जो रहता है होता है। देखिए हम मानक समय क्यों मानते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है। तो अलग अलग यामोंतर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में जो रहता है ना अंतर होता है। जैसे क्या बोल रहा है, बहुत सारे देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ी के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होता है। तो भारत में गुजरात का द्वारिका याद रखिएगा और असम के कुछ ये क्या है, डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में जो रहता है लगभग कितना घंटा का देख लीजिए, द्वारिका असम, गुजरात और असम, ठीक है, और गुजरात के द्वारिका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय, यहाँ पे ये देखिए हमको ठीक से दिख नहीं रहा, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार नेट में सर्च भी कर लीजिएगा। लगभग जो रहता है 1 घंटा 45 मिनट का अंतर रहता है। ठीक है, और इसलिए ये आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी यामोंतर की स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाता है। ठीक है, तो इस यामोंतर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, यानी पूरे देश का इसको क्या माना जाता है, मानक समय माना जाता है। भारत में जब आपका 42 और हाफ डिग्री को मानक यामोंतर माना गया है, तो इस यामोंतर के स्थानीय समय को पूरे देश का क्या माना गया है, मानक समय माना जाता है। इससे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। तो ये समझ में आया कि भारत में जब इतना डिग्री पर मानक यामोंतर माना गया है, तो इसको क्या कहता है, भारतीय मानक समय के नाम से हम लोग जो है जानते हैं। तो कईर जो है, कईर देख लीजिए, कबीर जो है भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है और वो अपने मित्र आलोक से कहता है कि वो लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे, क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे आपका शुरू होगा। तो अर्थात भारत के समय अनुसार कितना हो जाएगा वो, जब ये आपका 7:30 बजेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बीच लंदन में 2 बजे शुरू होगा, तो भारत में ये कितने बजे होगा, शाम 7:30 बजे होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। तो क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या हो गया, भारत और इंग्लैंड, सिंपल सा भारत और इंग्लैंड के बीच में डिस्ट्रिक्ट आपका टाइमिंग का कितना अंतर रहता है, तो याद रखिएगा 5 घंटा 30 मिनट का अंतर रहता है। कितना, 5 घंटा 30 मिनट का अंतर रहता है। ठीक है, तो भारत ग्रीनिच से के पूर्व जो है आपका 82 डिग्री और हाफ में स्थित है तथा यहाँ का समय जो रहता है ग्रीनिच समय से कितना रहेगा, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर का 2 बजेगा तो भारत में कितना बजेगा, शाम को 7:30 बजेगा। ठीक है, तो ये भी आपको निकालने के लिए दे दिया जाता है कि अगर लंदन में इतना बज रहा है तो भारत में कितना बजेगा, भारत में कितना इतना हो रहा है तो लंदन में कितना बजेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को देख लीजिएगा कि अगर लंदन में दोपहर को 2 बज रहा है तो भारत में कितना बजेगा, उससे 5.5 घंटा जो है आपका आगे रहेगा, तो यहाँ पे कितना बजेगा, 7:30 बजेगा।
तो कुछ देशों का देशांतर विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ से एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्र में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। यहाँ पे ये आप याद रखिएगा रूस का, ठीक है। रूस में कितने मानक समय को अपनाया गया है, तो 11 मानक समय को अपनाया गया है। तो डियर, इस चैप्टर जो था ना, ये चैप्टर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला था, तो एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो हम नए वीडियो में आप नया चैप्टर को लेके आते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।